हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्तकाल के बारे में। ये आपका बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर यूनिट 2 का सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुप्तकाल, यानी गुप्तकाल का जो काल था वो कब से कब तक रहा। तो गुप्तकाल जो है 240 से लेके 570 एडी तक रहा। उसके बाद हम बात करेंगे कि गुप्त काल की स्थापना किसने की। तो गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त जी ने करी और इनका शासनकाल 240 से लेकर 280 एडी तक रहा। इसके बाद जो थे इनके बेटे आए जिनका नाम घटोत्कच था, और उनका जो कार्यकाल जो था वो 280 से लेके, यानी शासनकाल जो था 280 से लेके 320 एडी तक था। उसके बाद इनके बेटे आए जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसे ही आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, आप चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। बट सामाजिक स्थिति से जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि गुप्त काल जो है वो कैसे आया, उसके स्रोत क्या थे, साहित्यिक स्रोत क्या थे, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, यानी जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद क्या आया आपका गुप्त काल। उसके बाद आया आपका गुप्त काल। इसकी स्थापना जो है वो श्री गुप्त जी ने की थी। काल जो है इनका 240 से लेके 570 एडी तक रहा, जो कि मैंने आपको बताया है। इनके जो स्रोत हैं, तो इनके जो स्रोत हैं इसकी बात कर लेते हैं हम। देखिए, एक पहला है साहित्यिक स्रोत, लेख, मुद्रा और यात्रा विवरण, यानी कालिदास की रचना। इनके जो एग्जाम्पल है वो मैंने सामने लिख दिए हैं। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख लेना और वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना। ये हैंडमेड नोट्स है जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले जो हमारे वो थे राजा थे, वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, इनका जो कार्यकालीन शासनकाल जो लिखा था वो 240 से 280 तक रहा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ऊपर एक टेबल के थ्रू बताया है। ये कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। इनको महाराजा की उपाधि मिली थी। एक भी युद्ध इन्होंने नहीं लड़े हैं। गुप्त वंश की स्थापना प्रयाग के निकट कौशाम्बी में की, यानी प्रयागराज जो भी आप जानते हैं, प्रयागराज के निकट एक कौशाम्बी की जगह थी, कौशाम्बी नाम की, वहाँ पे इन्होंने जो थी स्थापना किया गुप्त वंश का। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया। कहाँ पे? गया, जो बिहार में है। किसके लिए बनवाया? चीनी यात्रियों के लिए। क्या बनवाया था? एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, मृत्यु के बाद इसका पुत्र, जो कि जिनका नाम था घटोत्कच, उसका उत्तराधिकारी बना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात हम करते हैं घटोत्कच के बारे में। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिला है क्योंकि आपकी सोल की बुक में भी बहुत कम कंटेंट था। तो घटोत्कच के बारे में मैंने नेट पे भी काफ़ी सर्च किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस शासन किया। इसके अलावा इन्होंने ना ही एक भी युद्ध लड़े, कुछ भी नहीं किया। तो इनके बारे में ना तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा और ना ही यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। अगला हम बात करेंगे घटोत्कच के जो पुत्र थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो कार्यकाल, शासनकाल जो रहा था 320 से लेके 335 तक रहा था। इनके पिता का नाम घटोत्कच था। सबसे शक्तिशाली थे। जो स्टार्टिंग के जो गुप्त शासक रहे थे ना, स्टार्टिंग के, उसमें सबसे शक्तिशाली जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनको जो उपाधि मिली थी वो जो मिली थी महाराज धीराज की उपाधि इनको मिली थी। उसके बाद ये जो थे एक दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोचते हैं, दूरदर्शी सम्राट। सम्राट का मतलब होता है राजा, यानी दूरदर्शी सम्राट थे। उसके बाद हम देखते हैं इनके शासनकाल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों से विवाह संबंध था। यानी इनके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो घटना थी कि लिच्छवियों से विवाह। यानी इनके शासनकाल में एक कास्ट होती है लिच्छवी, उनसे विवाह, मतलब बहुत लोगों ने किया। तो ये एक वहाँ पे महत्वपूर्ण घटना जो थी सामने आई थी। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं उन्होंने क्या किया था? लिच्छवियों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया।
जो पहले के राजा थे वो अक्सर यही करते थे, क्या करते थे, सहयोग पाने के लिए दूसरी कास्ट में विवाह। किस लिए किया था इन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं, सहयोग और समर्थन पाने के लिए। क्या, सहयोग और समर्थन पाने के लिए राजकुमारी कुमार देवी थी, जो कि थी लिच्छवी, तो उनसे इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। उसके बाद है, इसका प्रमाण कुछ स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त होता है। अब हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के। कई सिक्के फैजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या से प्राप्त हुए हैं। इनका शासनकाल गंगा की मध्य भूमि, मगध, साकेत और प्रयाग पर फैला है। यानी देख सकते हैं आप कहाँ से कहाँ तक इनका जो शासनकाल है वो फैला है। इसके बाद हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे। यानी वहीं पे पहला पॉइंट ये है, इनके पिता का नाम महान शासक थे। इनको क्या, नेपोलियन कहा गया है, मतलब भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सम्राट को नेपोलियन कहा गया, तो किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को। क्यों, क्योंकि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे सब में इन्होंने विजय प्राप्त की तथा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यानी अगर इनका यहाँ तक फैला हुआ है गुप्त काल, तो इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करके अपने गुप्त काल जो है उसको, क्षेत्र को बढ़ाया। उसके बाद देखते हैं, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराया था। किसको हराया था, आर्यव्रत के 9 राजाओं को। दक्कन के जंगली क्षेत्रों के राजाओं को परास्त करके गुलाम बनाया। राजस्थान के 9 गढ़ संघ को अपने अधीन किया। अधीन मतलब होता है गुलाम, ठीक है। और उसके बाद है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद है, सभी से टैक्स लेते थे। ये क्या करते थे, सभी से टैक्स लेते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। अश्वमेध एक यज्ञ होता है, यानी एक ऐसा यज्ञ होता है, यानी जैसे मान लो इनका घोड़ा था, इनका घोड़ा जहाँ जहाँ तक गया, यहाँ तक उनके घोड़े ने दौड़ा, तो ये सारी ज़मीन क्या है, इनकी हो जाएगी। तो यही होता है इनका अश्वमेध यज्ञ। तो वहाँ पे ये भी प्रथा थी। इसके अलावा वहाँ पे 6 प्रकार की मुद्राएं थी, जो कि आप नाम पढ़ लेना कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्रा है वो आपकी वीणावादन है। वीणावादन सबसे आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। उसके अलावा है, समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी माना जाता है। पता है ये कैसे माना जाता है, जो वीणावादन है यहाँ पे, एक मिनट, ये वीणावादन मतलब एक सिक्के पे दिखाई दिया गया है कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा लेकर बैठे हुए हैं। तो वीणावादन के उसी से इनको क्या माना जाता है, संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। ये जो उपाधि है लोगों ने ही दी है इनको कि ये जो है देवता है, पृथ्वी पर राज करने वाले। इसके बाद आए थे चंद्रगुप्त सेकंड। ये अभी मैं आपको मेनली इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि कौन कौन से राजा आए, किसने किसका क्या क्या चीज़ें रही, छोटे से शॉर्टकट में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, शासनकाल के बारे में, कि कैसे कैसे वहाँ पे समाज कैसा था, वर्ग कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में। अभी हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। तो जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड का जो वो रहा था 380 से लेके 412 तक। इन्हें विक्रम आदित्य भी कहा जाता था। यह समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बने। इन्हें धर्मनिष्ठ शासक भी कहा जाता है। 3 राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध, इनके जो संबंध थे वो 3 के साथ थे। एक नागवंश, वाकाटक वंश, कदम वंश। मैंने अभी आपको बताया अधिकतर ये लोग क्या करते थे, सहयोग पाने के लिए दूसरे वंश में शादी करते थे, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने सहयोग पाने के लिए नागवंश राजकुमारी कुबेर गंगा, अभी आपको यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट बना रखा है, आप देखिए। ये चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने कहाँ पे शादी करी थी, इनकी जो वाइफ थी वो नागवंश से थी, यानी ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करता है, शादी करी थी। उसके बाद इनका एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। जब इनका बेटा हुआ उसका नाम कुमारगुप्त था और बेटी का नाम था प्रभावती। तो आप देखिए, इनकी वाइफ जो थी वो नागवंश की थी, बट बेटे की शादी इन्होंने कहाँ करी, कदम्ब वंश में करी, और बेटी की शादी इन्होंने वाकाटक वंश में करी। तो देख सकते हैं ये 3 वंश है, यानी 3 कास्ट में इनका जो था वैवाहिक संबंध था। अब ये क्यों किया जाता है, सहयोग पाने के लिए किया जाता है। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं।
उसके बाद इसमें बस यही लिखा है कि बेटी का नाम ये था, जो कि मैंने आपको टेबल के थ्रू समझा दिया है। उसके बाद देखो वाकाटक जो था उनका जो शासन था वो महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, नागवंश का यूपी में, कदम का कर्नाटक में। तो आप देख सकते हैं कि इनका, अब जाहिर सी बात है ये तीनों क्या हो गए, आपस में रिलेशन वाले हो गए। क्यों? क्योंकि इन सब ने शादी, इन सब की जो है आपस में शादी वगैरह हो गई थी, ठीक है, इनकी बेटी की, किसी के बेटे की। तो इनका जो शासनकाल है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमें वैवाहिक संबंध के बारे में पता लगता है, ये किससे पता लगता है? एक अभिलेख है जिसका नाम है तलगुंड। तलगुंड अभिलेख से ही हमें ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बेटे कुमार गुप्त की जो शादी है वो कहाँ की थी? कदम वंश में की थी, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला चहुमुखी विकास हुआ, संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण स्थान मिला, कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिला, हिंदू धर्म में किए गए और विज्ञान और कला के क्षेत्र में उन्नति हुई। तो आज का हमारा बस इतना ही टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको सारे के सारे थोड़े बहुत राजाओं के बारे में बताया है कि किसको कौन सी उपाधि मिली, किसने क्या किया, थोड़ा ही बहुत बताया है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में। और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।